नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आप सभी का दोस्त जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के पार्ट नंबर 12 की। प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन लाते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है बाल विकास में CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 ऑफ 30। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में आपको फ्री नोट्स एवं PDF फाइल टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाती है और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 12। और इसके पिछले पार्ट देखना है तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, कार्ड आएगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है दोस्तों कि अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। जी हाँ, जो अंतर्दृष्टि जो सूझबूझ का सिद्धांत है, ठीक है, तो द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है गेस्टाल्टवादी यानी मनोवैज्ञानिक की देन है। लेकिन यह सिद्धांत जो है किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा? मंद बुद्धि के लिए, तीव्र बुद्धि के लिए, विकलांग बालकों के लिए या आपके पिछड़े बालकों के लिए? तो अंतर्दृष्टि का सूझबूझ का जो सिद्धांत है वह गेस्टाल्टवादी के मनोवैज्ञानिक की देन है और यह सिद्धांत है और इसका जो सर्वाधिक उपयोग है आपके तीव्र बुद्धि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? लेविन, स्किनर, हल, कोहलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल। जी हाँ, हल मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया। हल और बल ला का यहाँ पे फैक्ट चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? आप लोगों को पता है एक कथन जरूर आता है, यह कथन दोस्तों है आपके ड्रेवर का। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम। अगला प्रश्न यह कि यह बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए दोस्तों पूछ रहे यही रहा प्रश्न कि बाल विकास का जो शैक्षिक निहितार्थ है, अब निहितार्थ का अर्थ आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो इससे संबंधित नहीं है, यानी कि यह आपका नेगेटिव प्रश्न आ गया। तो नेगेटिव प्रश्न क्या है, कौन सा संबंधित नहीं है? तो पिछड़े और आपके गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना, यह आपका क्या निहितार्थ में संबंधित नहीं है, क्योंकि बाल विकास में शैक्षिक निहितार्थ है दोस्तों। निहितार्थ मतलब होता है छिपा हुआ। तो समझ लीजिए बाल विकास के शैक्षिक में क्या छिपा है कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना जाना यानी कि संबंधित नहीं है। तो आपका नेगेटिव प्रश्न है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और संबंधित क्या है? विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, फिर है प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना और विद्यालय के बाग की देखभाल करना। ये आपके सभी संबंधित है ABC, लेकिन डी आपका ऑप्शन जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जी हाँ, प्राथमिक स्तर की बात करते हैं हम, 1 से लेकर 5 तक की क्लास की कक्षा की बच्चों की बात करते हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है। 100% प्योर एंड श्योर क्वेश्चन है कि भैया इस टाइप के प्रश्न ही आते हैं या कह दें यही प्रश्न आ सकता है। तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वह होती है दोस्तों धैर्य और दृढ़ता होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो वह आपका व्यवहार 4 ऑप्शन है, लेकिन किस व्यवहार से हमें बचना है तो वह आपका है परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उसे कठिन कार्य करने से रोकना। इससे क्या दोस्तों बचना चाहिए शिक्षकों को? जी हाँ, बी ऑप्शन से बचना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, जो इकाई सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, JB वाटसन, विलियम वुंट या आपके स्टर्न एवं जॉनसन। तो इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके स्टर्न एवं जॉनसन है। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बेस्ट पेडागोजी यानी कि बात करेंगे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बेस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है
जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम, आपके सिलेबस एक भी ऐसा प्रश्न छूट के नहीं जाने वाला है जो एग्जाम में आपके इससे अलावा प्रश्न पूछ लिया जाए। जी हाँ, सभी शिक्षक बंधुओं को एक बार निवेदन है कि वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न यह कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। जी हाँ, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, किस शिक्षा के अंतर्गत, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, तो वह है रुचि और प्रयास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं। जी हाँ, आप अपनी कक्षा के अध्यापक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको, देखिए शिक्षक बंधुओं, सभी मित्रों को, सभी शिक्षक मित्रों को, अगर आप अपनी कक्षा में बच्चों का सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो आपको जो चुनाव करना है वह होगा बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके CDP का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास प्लस शिक्षण शास्त्र। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। जी हाँ, क्या है, विकास हो सके। तो विद्यालय की वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह दोस्तों मत किसका है, किसनों ने कहा है, तो यह आपके किसने कहा है दोस्तों, फ्रोबेल ने कहा है। जी हाँ, यह जो मत है, कथन है, किसका है, फ्रोबेल का है। नोट कर लेंगे सभी लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे यदि आप एक शिक्षक हैं, पियाजे जी के अनुसार जो है, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर जीन पियाजे कहते हैं अगर आप एक शिक्षक हैं तो ये बताइए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। अन्य समान बालकों के साथ या बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में कराएंगे, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियां द्वारा, या आपके विशेष द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे जी के अनुसार अगर यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा आपको अन्य समान बच्चों के साथ उपलब्ध कराना चाहिए और करवाएंगे भी। यही आपका शिक्षण शास्त्र है और यही आपका बाल विकास शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है, यानी कि निगेटिव प्रश्न आ गया। तो विद्यालय में विशेष शिक्षाओं द्वारा विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है, तो आपका आकार में परिवर्तन, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक, यह आपका संबंधित नहीं है, और कार्य क्षमता में वृद्धि संबंधित है, व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पे आपका संबंधित है, और स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन संबंधित है। ABC ऑप्शन संबंधित है आपके विद्यालय में विशेष शिक्षाओं द्वारा विकास के संबंध है, लेकिन डी ऑप्शन आपका क्या, विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। दोस्तों सोच जो होती है ना, बोलते हैं ना आपकी सोच ऐसी है, आपके थॉट्स रहते हैं, तो थॉट्स और जो सोच होती है अगर उसका विकास करना हो तो आवश्यक घटक है। तो आवश्यक घटक कौन होगा, अगर दोस्तों थॉट्स को, विचार को, सोच को अगर विकास करना है तो आवश्यक घटक है बच्चों को संभावित साधनों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है। अब देखिए शिक्षक की विशेषता होती है, इनमें से एक विशेषता नहीं, वह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के एक साधन है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों हैं, और शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच कड़ी है। ये तीनों जो है आपकी विशेषता है, लेकिन शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये आपकी विशेषता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, इसलिए यह विशेषता आपकी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस समस्या का क्या कारण क्या है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, सभी शिक्षक बंधु हैं, सभी एक भावी अध्यापक हैं,
तो आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को और ध्यानपूर्वक पढ़ाते हैं, लेकिन परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं और कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। ये सभी दोस्तों हैं, ये सभी स्कूलों में होता है, आपके साथ, हमारे साथ, सभी के साथ होता है। तो ये बताइए कि इस समस्या का कारण क्या हो सकता है। तो इस समस्या का जो कारण होगा, सही ऑप्शन हम आपको बताएंगे। इस समस्या का कारण है अधिगम व्यक्तिगत होना। क्या है? अधिगम व्यक्तिगत होना, यही प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम इसका आंसर दे सकते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज कर, आंसर के पहले वीडियो पॉज करिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। तो अनुसूचित जनजाति बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। देखिए पहले हम देख लेते हैं इनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं। अनुसूचित जनजाति के बालकों में अध्यापकों में उनके शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया, यह प्रमुख समस्या होती है। बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, ये प्रमुख समस्या है। और गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, ये भी प्रमुख समस्या है। लेकिन अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना, यह दोस्तों क्या प्रमुख समस्या नहीं है। तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बाल विकास के शिक्षण शास्त्र का, कि किसी बच्चे में चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तो किसी बच्चे में, तो बच्चों में, बालकों में चिंतन में कि आयु के बढ़ने के साथ साथ दोस्तों तर्क की प्रधानता बढ़ती है, क्योंकि जब चिंतन करेगा उसके साथ क्या है, तर्क की प्रधानता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक, आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद और बुद्धि। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य जो है, यह आपका किसी भी बच्चे या बालक का भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी मेरे शिक्षक बंधुओं। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ, प्रेरणा के संबंध में जो है आवश्यकता का सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता का सिद्धांत आपके हेनरी मरे ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न यह है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। देख क्या है, बच्चों के विकास से संबंधित जो है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह आपके दिए थे जीन पियाजे जी। जी हाँ, किसने दिया था? बच्चों विकास से संबंध निर्माण एवं खोज की खोज किसने दिया? तो जीन पियाजे जी ने दिया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो अंत तक देखिए, क्वेश्चन सभी अटेंड कीजिए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए और एक स्ट्रेंथ मजबूत कीजिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक आप लोग हासिल कर सके। जी हमारा उद्देश्य है दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न आइए देख लेते हैं कि विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न से किसके द्वारा किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, कि जो विकासात्मक संवेग का सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया। तो विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिजेश के द्वारा किया गया था। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत शायद आपने नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये भी आपके मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है व्यापक एवं सतत मूल्यांकन। दोस्तों एक से दो प्रश्न इससे जरूर आता ही आता है। तो व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो वह कार्य है आपका, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन आपका नहीं किया जाता है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत जो है यह कार्य आपका नहीं किया जाता है कि उनमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण। देखिए प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण क्या है, यह व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत यह कार्य नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तत्व को नकारना चाहिए। अगर एक आप अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो ये बताइए अपनी कक्षा में किस तत्व को नकार देंगे आप।
छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को नकार देंगे, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकार देंगे, या छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को नकार देंगे, या छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को नकार देंगे। तो किसको नकारेंगे? तो सही आंसर जो होगा आपको जो नकारना है शिक्षक होने के नाते, छात्र छात्राओं के मध्य जो है लैंगिक भेदभाव, ठीक है ना, जाति भेदभाव, लैंगिक समझ गए ना, लैंगिक सभी लोग जानते हैं, महिला और पुरुष, तो मेल और फीमेल का जो ये है भेदभाव, ये आपको नकारना चाहिए। यानी समझ गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ गए तो भैया टॉप रैंक हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टॉप रैंक हासिल करेंगे। और प्रश्न यही है कि अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है, तो अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का जो मुख्य आधार होता है वह होता है परिपक्वता। जी हाँ, अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी सूजनशील बालक का लक्षण है। समझिएगा, किसी सूजनशील नहीं, सृजनशील। जी हाँ, यहाँ पे सृजनशील है, मात्रा पाई में हो गया है, लेकिन किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। अगर बालक सृजनशील है तो उसका लक्षण क्या होगा? तो बालक अगर सृजनशील है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चा जो है जिज्ञासा होगा। उसका लक्षण क्या हुआ? जिज्ञासापूर्ण होगा, क्योंकि वह सृजनशील बालक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिएगा, क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं बहुत इजीली होते हैं, केवल पढ़ने और समझने की बात होती है कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या 1+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जो यहाँ पे यह प्रश्न दिया गया है बहुत अच्छा है कि इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त, यानी कि कितने प्रतिशत बालक अंक प्राप्त करें कि उनको A+ ग्रेड दिया जाता है। तो कितने प्रतिशत पर दिया जाता है? 90 से प्लस। जी हाँ, जब आप आज की बात करते हैं, अगर 90 से प्लस, 90 से आपके 90% से ऊपर है, या 90% से 100% तक के लिए A+ ग्रेड दिया जाता है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें, समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न जरूर आता है, तो शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें दोस्तों समान व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है। समान बालक भी होते हैं और अक्षम बालक भी होते हैं, इसीलिए समावेशी शिक्षा नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन थे? कौन से आपके वैज्ञानिक रहे? तो प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जो रहे हैं जॉन डीवी रहे। जी हाँ, जॉन डीवी जो है दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक रहे हैं। और अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है तो संवेदी प्रेरक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी आपकी जीन पियाजे की मानसिक अवस्थाएं हैं। और ये 4 अवस्थाएं ये भी नोट कर लेंगे। जी हाँ, जीन पियाजे ने मानसिक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं, एक और अवस्था होती है, वह कौन सी अवस्था है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। इस टाइप का एक प्रश्न प्रत्येक पार्ट पर हम लेकर आए हैं। जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु हैं, डेली क्लास देखते हैं, अटेंड करते हैं, तो ये पता होगा ये प्रश्न, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 प्रश्न आपके रखे हैं, हो सकता है हर सब्जेक्ट में इससे एक प्रश्न आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वह बालक जो ग्रस्त है गणित अवधारणाओं को स्पष्ट समझ नहीं पाता है, यानी जो बालक है गणित अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है तो किससे ग्रस्त होगा? तो अगर गणित की जहाँ भी बात आ जाती है, जब भी गणित की बात आती है तो सही आंसर क्या होता है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया। तो गणित की अवधारणा अगर नहीं समझ पाता है तो सभी लोग जानते हैं डिस्कैलकुलिया होगा। जी हाँ, अगर वह पढ़ने संबंधी विकार है तो डिसलेक्सिया हो जाता है। सभी लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया? आपने समझ गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दोस्तों अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर जा रहा है, और ये क्लास आप लोगों को कैसे लगे, ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और ऐसे प्रश्न आ गए तो एग्जाम में बेहतरीन अच्छा हो रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आना ही आना है, क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, उम्दा हो, लाजवाब हो, और हमेशा स्वस्थ रहें। अपनी स्वच्छता का ध्यान दें, स्वस्थ का ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। और यह एक शिक्षा जगत का परिवार है, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं, इसे भी सपोर्ट, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।